वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम अपने इस वीडियो में 20 जनवरी 2022 के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इनइक्वालिटी किल्स रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सफैम इंडिया। इनइक्वालिटी किल्स नामक रिपोर्ट या ऑक्सफैम इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है। इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको देख लेते हैं। कोरोना वायरस महामारी के पहले 2 साल में दुनिया के 99% लोगों की आमदनी में गिरावट आई है और 16 करोड़ से अधिक लोग गरीब की श्रेणी में आ गए। इनइक्वालिटी मतलब जो इनइक्वालिटी किल्स रिपोर्ट है यह बताती है कि देश में कितने लोग हैं जो गरीबी रेखा के ऊपर हैं और गरीबी रेखा के नीचे। तो गरीबी रेखा के ऊपर व नीचे रहने वाले जो बीच वाली खाई है इसी को जो है ये बताती है। कौन सी रिपोर्ट है? इनइक्वालिटी किल्स नामक रिपोर्ट, जो कि ऑक्सफैम इंडिया के द्वारा जारी की जाती है। वहीं दूसरी तरफ महामारी काल में दुनिया के 10 सबसे अमीर व्यक्तियों की संपत्ति प्रतिदिन 1.3 अरब डॉलर यानी 900 करोड़ रुपए की दर से बढ़कर कितना हो गया? 1,500 अरब डॉलर यानी 111 अरब लाख करोड़ रुपए से अधिक पर पहुंच गई है। क्योंकि यहाँ पर इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, जो भी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है उसको देख लेते हैं। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत 20वें पायदान पर है। वहीं ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत 10वें पायदान पे है। तथा विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर ये अशकाबाद है। वही विश्व ड्रग रिपोर्ट 2021 यह संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय के द्वारा जारी किया जाता है। क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है कि विश्व ड्रग रिपोर्ट यह किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो यह संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय के द्वारा जारी किया जाता है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिधान निर्यात संवर्धन परिषद यानी APEC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र कुमार गोयनका। हाल ही में नरेंद्र कुमार गोयनका को परिधान निर्यात संवर्धन परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। नरेंद्र कुमार गोयनका या परिधान निर्यात संवर्धन परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं। नरेंद्र कुमार गोयनका ये डॉक्टर ए शक्तिवेल की जगह लेंगे, यानी अभी तक एपेक के अध्यक्ष डॉक्टर ए शक्तिवेल थे, अब उनकी स्थान पर नरेंद्र कुमार गोयनका को अपॉइंट किया गया है। बात यहाँ पर एपेक की आई है, तो एपेक के बारे में देख लेते हैं। एपेक का पूरा नाम एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन है। एपेक का पूरा नाम क्या है? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 1989 में किया गया था। और यहाँ से अब अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन था, तो जो भी न्यू अपॉइंटमेंट है उसको देख लेते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ में संयुक्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो है मीरा मोहंती को। वहीं राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम यानी NRDC के नए अध्यक्ष व प्रबंधन निदेशक MD कौन बने हैं? तो वो है अमित रस्तोगी बनी है, अमित रस्तोगी। वहीं भारतीय अंतरिक्ष संघ ISPA के अध्यक्ष कौन बने हैं? जयंत पाटिल बने हैं। वहीं BCCI ने राहुल द्रविड़ को टीम इंडिया के नए मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया है। तथा भारत पे के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो हैं रजनीश कुमार। इसके पहले रजनीश कुमार SBI बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष थे। लेकिन अभी हाल ही में रजनीश कुमार को भारत पे के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी NDRF स्थापना दिवस प्रतिवर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। NDRF का गठन किस वर्ष किया गया था? क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो वह 19 जनवरी को हर वर्ष राष्ट्रीय आपदा मोचन बल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसका गठन जो है वर्ष 2006 में किया गया था। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी NDRF की स्थापना प्रतिवर्ष
या स्थापना दिवस प्रतिवर्ष 19 जनवरी को मनाया जाता है। एनडीआरएफ का गठन यह 2006 में किया गया था। यह भारत में एक विशेष बहुकुशल मानवीय बल है जो आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए देश के आपदा प्रबंधन और सामुदायिक जागरूकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वर्ष 1990 से लेकर वर्ष 2004 तक लगातार प्राकृतिक आपदाओं के कारण 26 दिसंबर 2005 को आपदा प्रबंधन अधिनियम बनाया गया। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर पूछे कि आपदा प्रबंधन अधिनियम यानी ये एक्ट कब आया था, तो यह जो है 2005 में आया था। और ये संस्था कब इस्टेब्लिश की गई थी, यानी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल को कब बनाया गया था, तो यह 2006 में बनाया गया था। यानी जो एक्ट है वो 1 वर्ष पहले आया था। इसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का जो है गठन किया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं या नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2022 में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में अपर सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शशांक गोयल को। जनवरी 2022 में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में अपर सचिव के रूप में शशांक गोयल को नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। कैबिनेट की नियुक्त समिति ने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में अपर सचिव के रूप में शशांक गोयल की नियुक्ति को मंजूरी दी है। यह 1990 के बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वर्ष 1991 बैच के आईएएस शैलेश कुमार सिंह को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। यहाँ पे सचिव से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। तो यानी एमएसएमई के जो अपर सचिव हैं वो कौन है? शैलेश कुमार हैं। वहीं चंचल कुमार को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। किसको? चंचल कुमार को। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में यूरोपीय संसद की अध्यक्षता करने वाली तीसरी महिला के रूप में किसे चुना गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्टा मेट्सोला। रॉबर्टा मेट्सोला को यूरोपीय संसद की अध्यक्षता करने वाली यह तीसरी महिला के रूप में चुना गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यूरोपीय संसद रॉबर्टा मेट्सोला को यूरोपीय संसद की अध्यक्षता करने वाली तीसरी महिला के रूप में चुना गया है। यूरोपीय संघ के सबसे छोटे राष्ट्र के राजनेता जो है 43 वर्ष की आयु में चैम्बर चलाने वाली सबसे कम उम्र की अध्यक्ष बन गई हैं। वहीं उन्होंने वर्ष 2020 से संसद के उपाध्यक्ष यानी वर्ष 2020 में जो रॉबर्टा मेट्सोला है उन्हें यूरोपीय संसद के उपाध्यक्ष के रूप में इनको नामित किया गया है। यानी इन्होंने वर्ष 2020 से संसद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। वहीं मेट्सोला ने इटालियन समाजवादी डेविड सासोली का स्थान लिया है। अब तक यूरोपीय संसद के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो इटालियन समाजवादी डेविड सासोली। उनका स्थान अब मेट्सोला के द्वारा लिया गया है, जिनका 11 जनवरी 2022 को निधन हो गया। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनकी डेथ भी हो गई है और इस पोस्ट पर एक नए अपॉइंटमेंट भी हुआ है, तो इसलिए यूरोपीय संसद भी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बात करें यूरोपीय संसद की, तो इसकी स्थापना 1979 को हुई थी। 1979 को यूरोपीय संसद की स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर ये कहाँ पे है? ये बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स में यूरोपीय संसद का हेडक्वार्टर स्थित है। अब यहाँ पे नियुक्तियों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, तो हाल ही में जो नियुक्तियां हुई हैं उनको देख लेते हैं। अतुल कुमार राणे को ब्रह्मोस एयरोस्पेस लिमिटेड का नया मुख्य कार्य अधिकारी और प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है, जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाते हैं। वहीं नेक्स्ट है पीवी सिंधु को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। वहीं वरिष्ठ राजनयिक प्रदीप कुमार रावत को जनवरी 2021 में चीन में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। यानी जो चीन में भारत का नेक्स्ट राजदूत बनेंगे वो कौन है? प्रदीप कुमार रावत हैं। वहीं एक्सिस बैंक के बोर्ड ने अतिरिक्त गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में बैन कैपिटल के नामित आशीष कोटेचा की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। वहीं कोटक महिंद्रा बैंक ने आशु सुयस को जो है 5 साल की अवधि के लिए बैंक का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है। ये कौन है? जो है कोटक महिंद्रा बैंक के आशु सुयस को।
आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन के अध्यक्ष ने सारथी निवेशक शिक्षा पर एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेबी। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके द्वारा यानी सेबी के द्वारा सारथी निवेशक शिक्षा पर एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारतीय प्रतिभूत एवं विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष अजय त्यागी ने निवेशक शिक्षा पर एक मोबाइल ऐप सारथी जो है लॉन्च किया है। सारथी मोबाइल ऐप यह हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध रहेगा और यह ऐप आगे चलकर क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध कराया जाएगा। बात यहाँ पे सेबी क्या है, ये सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका पूरा नाम है। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 को किया गया था और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में स्थित है। वहीं आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका भी हेडक्वार्टर जो है मुंबई में ही स्थित है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 के लिए फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट लेवांडोस्की। 2021 के लिए फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का खिताब ये रॉबर्ट लेवांडोस्की के द्वारा अपने नाम किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। बायर्न म्यूनिख के पुलिस स्ट्राइक ड्राइवर रॉबर्ट लेवांडोस्की ने वर्ष 2021 के लिए फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है। बार्सिलोना की स्पेनिश मिडफील्डर एलेक्सिया पुटेल्स ने फीफा की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है। बार्सिलोना की कौन है? स्पेनिश मिडफील्डर एलेक्सिया पुटेल्स ने फीफा की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का खिताब अपने नाम किया है। दोनों पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वहीं चिली की क्रिश्चियन सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर बनी है। कौन है ये? चिली की क्रिश्चियन एंड सर्वश्रेष्ठ महिला ये चिली की है, इनका नाम है क्रिश्चियन, या सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर बनी है। वहीं अर्जेंटीना के एरिक लामेला वर्ष के सर्वश्रेष्ठ गोल के स्थान पर पुरस्कार प्राप्त किया है। अर्जेंटीना के एरिक लामेला वर्ष के सर्वश्रेष्ठ गोल के लिए पुरस्कृत किया गया है इनको। वहीं चेल्सी ने सर्वश्रेष्ठ कोच के लिए दोनों पुरस्कार जीते। थॉमस ट्यूशेल ने पुरुषों का पुरस्कार जीता। वहीं एम्मा हेस ने सर्वश्रेष्ठ महिला कोच का पुरस्कार जीता है। ये दोनों पुरस्कार ये दोनों जो है थॉमस ट्यूशेल व एम्मा हेस, ये दोनों चेल्सी से संबंधित हैं। आज का जो एडिशनल पॉइंट है खेल से रिलेटेड उसको देख लेते हैं। भारत की हंसिनी मथन राजन ने दिसंबर 2021 में अम्मान यानी जॉर्डन में 2021 ITTF होप्स एंड चैलेंज टेबल टेनिस टूर्नामेंट में लड़कियों के सिंगल वर्ग को जीतने के लिए सीरिया की हेंड जाजा को हराया। कौन है ये? हंसिनी मथन राजन। वहीं भारतीय बैडमिंटन जो है PV सिंधु को दक्षिण कोरिया की एन सियांग से 16-21 व 12-21 से हारने के बाद BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स में रजत पदक से संतोष करना पड़ा। यानी PV सिंधु जो BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स है उसमें रजत पदक प्राप्त की हैं तथा स्वर्ण पदक जीतने वाली कौन है? यन सियांग जो कि दक्षिण कोरियाई खिलाड़ी हैं। वहीं टोक्यो पैरा ओलंपिक कशिश लाकड़ा ने 3 दिसंबर 2021 को बहरीन में 2021 एशिया यूथ पैरा ओलंपिक खेलों में क्लब थ्रो में स्वर्ण पदक जीते हैं। कौन है? क्लब थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाले हैं कशिश लाकड़ा। तथा अनन्या बंसल ने 3 दिसंबर 2021 को जो बहरीन की कैपिटल मनामा में एशिया युवा पैरा ओलंपिक खेलों में F50 श्रेणी में 60 फुट में देश का पहला रजत पदक अनन्या बंसल के द्वारा 60 फुट में देश का पहला रजत पदक जीता गया है। वहीं शूटिंग में राजश्री संचेती ने 30 दिसंबर 2021 को भोपाल में 64वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीती हैं। क्या नाम है इनका? राजश्री संचेती। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में जोनाह की आइस फिश नामक मछली की एक विशाल प्रजाति निम्नलिखित में से किस समुद्र में खोजी गई है? क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बेडेल सागर में। कहाँ पर? जनवरी 2022 में यानी अभी हाल ही में
जोनाह की आइस फिश नामक मछली, जोनाह की आइस फिश यह मछली का नाम है। इसकी एक विशाल प्रजाति यह बेडेल सागर में खोजी गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। दक्षिणी बेडेल सागर ये कहाँ पर स्थित जो है अंटार्कटिका में। यह जोनाह आइस फिश नामक मछली प्रजातियों के लिए एक विशाल प्रजनन कॉलोनी की खोज की गई है। क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है, बेडेल सागर कहाँ पर स्थित है, तो यह अंटार्कटिका जोन पर स्थित है। कहाँ पर, अंटार्कटिका यानी जो साउथ का जोन है एकदम, जो अंटार्कटिका महाद्वीप 7वां महाद्वीप है, यहाँ पर बेडेल सागर स्थित है जो कि बर्फ से ढका हुआ है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हाई कोर्ट न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला हाई कोर्ट बन गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुजरात हाई कोर्ट। हाल ही में गुजरात हाई कोर्ट यह न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है या फिर देश का पहला हाई कोर्ट बन गया है। बताइए गुजरात की, तो गुजरात के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको देख लेते हैं। इसकी कैपिटल ये गांधीनगर है और इसके मुख्यमंत्री यानी गुजरात के मुख्यमंत्री प्रेजेंट टाइम में भूपेंद्र पटेल है तथा प्रेजेंट टाइम में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। बात करें गुजरात के प्रमुख नेशनल पार्क की, तो गुजरात का प्रमुख नेशनल पार्क गिर नेशनल पार्क, कच्छ रेगिस्तान वन्यजीव अभ्यारण्य, वसंदा नेशनल पार्क, भारतीय जंगली गधा अभ्यारण्य मरीन नेशनल पार्क, ब्लैकबक नेशनल पार्क। ये सारे नेशनल पार्क गुजरात में हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। वहीं साबरमती नदी तथा माही नदी, ये दोनों नदी गुजरात की प्रमुख नदियां हैं। साबरमती नदी व माही नदी ये दोनों जो है गुजरात की प्रमुख नदियां हैं। क्वेश्चन में पूछता है कि कौन सी नदी है जो अरब सागर में अपना जल गिराती है, तो गुजरात की साबरमती नदी व जो है माही नदी ये दोनों अरब सागर में अपना जल गिराती है। तथा अगर दक्षिण भारत में आए तो कौन सी, नर्मदा व ताप्ती नदी। नर्मदा व ताप्ती नदी यानी साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, इन चारों नदियों के द्वारा जो अपना जल है वो अरब सागर में गिराया जाता है। वहीं बात करें महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन चारों नदियां जो है अपना जल वे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। बात करें गुजरात की प्रमुख लोक नृत्य की, तो वह गरबा व डांडिया गुजरात की प्रमुख लोक नृत्य है। आज का हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है जीके पॉइंट। जीके पॉइंट में हम पॉलिटी के जो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हैं उनको कवर कर रहे हैं। आज का जो हमारा सेशन है पॉलिटिकल में या पॉलिटी में वो है निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन। यहाँ पर हम इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल या फिर जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है उन सभी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324 यानी आर्टिकल 324, इसमें निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन व नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना, इसका वर्णन आर्टिकल 324 यानी निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान ही किसमें किया गया है, आर्टिकल 324 में किया गया है। वहीं आर्टिकल 325 कहता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचन नियमावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना और उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा न किया जाना। ये आर्टिकल 325 यह कहता है कि कोई भी व्यक्ति उसे धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर उसके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसका वर्णन आर्टिकल 325 में मिलता है। वहीं आर्टिकल 326 इसमें लोकसभा और राज्यसभा, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। लोकसभा व राज्यसभा की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। वयस्क मताधिकार यानी जो मिनिमम एज है क्या हो गई है वो 18 वर्ष। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम उनके द्वारा जो निर्वाचन या मत देने का अधिकार वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। एक कौन सा संविधान संशोधन है, तो जो है 61वां संविधान संशोधन, एक जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वहीं आर्टिकल 327 इसमें विधानमंडलों के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध कराने की संसद की शक्ति के बारे में प्रावधान किया गया है। वहीं आर्टिकल 228 या किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध कराने की उस विधानमंडल को शक्ति देता है, यानी 327 इस संसद को शक्ति देता है तथा 328 जो है वो आर्टिकल 328 ये विधानमंडल के शक्ति से संबंधित है। वहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 329
अगर 324 या फिर 25 के बाद निर्वाचन आयोग से रिलेटेड कोई भी आर्टिकल इंपॉर्टेंट है तो वो है आर्टिकल 329। इसमें निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन किया गया है, यानी निर्वाचन से संबंधित जो भी मामले आएंगे उसका निपटारा निर्वाचन आयोग खुद करता है, ना कि न्यायालय, क्योंकि पता ही है न्यायालय में अगर कोई मामला चला जाता है तो लंबित हो जाता है। यही कारण है कि आर्टिकल 329 के द्वारा निर्वाचन को न्यायालय से दूर रखा गया है। अब इसके बारे में और भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको देख लेते हैं। निर्वाचन आयोग ये 4 क्षेत्रों में चुनाव कराता है। कौन कौन सा क्षेत्र? ये 4 क्षेत्रों में जो है चुनाव कराता है। वो 4 क्षेत्र पहला कौन सा है? पहला है संसद, सॉरी ये लिखा है, पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है उपराष्ट्रपति, तीसरा है संसद और चौथा है राज्य विधानमंडल। इन चारों का जो चुनाव है, इन चारों का चुनाव जो है इलेक्शन कमीशन के द्वारा कराया जाता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत बार पूछा गया है कि इनका चुनाव किसके द्वारा कराया जाता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद व राज्य विधानमंडल, इन चारों का चुनाव ही इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया जाता है। पंचायतों एवं नगर पालिका का इलेक्शन कमीशन नहीं कराता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो है, पंचायतों एवं नगर पालिका का इलेक्शन या इलेक्शन कमीशन नहीं करवाता है, बल्कि संबंधित राज्य द्वारा एक अलग स्टेट इलेक्शन कमीशन यानी SEC स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा कराया जाता है। वहीं इसमें क्या होता है, इसके कंपोजिशन में इसमें एक जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, वहीं 2 जो है अदर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। लेकिन जो अदर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उसे राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाता है कि अदर इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति की जाए अथवा ना की जाए। इसका निर्धारित कौन करता है? समय समय पर इसका निर्धारण ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। बात करें इसके नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट की, तो इसकी नियुक्ति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। वहीं ये त्यागपत्र भी प्रेसिडेंट यानी भारत के राष्ट्रपति को ही अपना त्यागपत्र देता है। बात करें कार्यकाल की, जो इलेक्शन कमिश्नर है इसके कार्यकाल की बात करें तो इसका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो जाए। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो जाए। वहीं बात करें पद से हटाने की प्रक्रिया किस तरह से होती है, चाहे इलेक्शन कमीशन हो या फिर चीफ इलेक्शन कमीशन, या चीफ इलेक्शन कमीशन को पद से कैसे हटाया जाता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, पहले बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा पास या बिल जो है पास कराया जाता है। इसके बाद राष्ट्रपति द्वारा रिमूव किया जाता है। अतः जो चीफ इलेक्शन कमीशन का पोस्ट होता है वो प्रसाद पर्यंत तक नहीं होता है। मतलब इसमें यह कहा गया है कि जो भी क्या बोलते हैं, जिस तरह से हम सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाते हैं उसी तरह चीफ इलेक्शन कमीशन को भी हटाएंगे। यानी दोनों सदन में, चाहे लोकसभा या फिर राज्यसभा हो, दोनों सदन में बहुमत से जो है मत हमारा पारित होना चाहिए। इसके बाद प्रेसिडेंट फाइनली जो है, अगर पूछे या किसके द्वारा हटाया जाएगा तो फाइनली जो है इनके हाथ में हटाने का कार्य जो है प्रेसिडेंट के पास होता है। लेकिन उसके पहले संसद को विशेष बहुमत से पारित करना पड़ेगा। तो प्रेसिडेंट इसको फाइनली हटाते हैं, यानी जो ये वाला पोस्ट है ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक नहीं होता है। वहीं अगर बात करें पहले इलेक्शन कमीशन या पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, ये सुकुमार सेन थे। वहीं पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर महिला के रूप में यानी फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इन वुमेन, ये कौन थी? ये BS रामा देवी थी। वहीं प्रेजेंट टाइम में यानी जो है रिसेंटली चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ये सुशील चंद्रा बने हैं। कौन बने? सुशील चंद्रा। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस किया गया। जो हमारा लास्ट का सेशन है वो है मैप का सेशन। लास्ट का जो हमारा सेशन है वो किसका है? लास्ट का सेशन जो है मैप का सेशन है। यहाँ पर एशिया कंटिनेंट के जितने भी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट हैं उन सभी को कवर किया जा रहा है। तो आज का जो हमारी क्लास है वो स्पेशली बीमस्टेक, स्पेशली किसको, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को कवर करके? बीमस्टेक। बात करें बीमस्टेक, इसका पूरा नाम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। ये है बीमस्टेक का पूरा नाम। एक बार फिर से सुन लीजिए क्योंकि क्वेश्चन में इसका पूरा नाम अक्सर पूछ लेता है। तो इसका पूरा नाम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, और इसकी स्थापना बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा की गई थी। बैंकॉक घोषणा के माध्यम से बीमस्टेक की स्थापना की गई थी। और इसको कब स्टैब्लिश किया गया था या इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 6 जून 19
6 जून 1997 को यानी 6 जून 1997 को बिमस्टेक की स्थापना की गई थी। बात करें इसका हेडक्वार्टर, तो इसका हेडक्वार्टर जो है बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में स्थित है। यानी बिमस्टेक की स्थापना बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा 6 जून 1997 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर ये जो है ये बांग्लादेश के ढाका में स्थित है। यहाँ पे जो सदस्य देश कितने हैं, तो बिमस्टेक के सदस्य देशों की संख्या कुल 7 है, जो कि मैप के थ्रू याद करेंगे और इसको हमेशा के लिए हो जाएगा। अगर कोई भी चीज़ हम मैप के थ्रू याद कर लेते हैं तो वो भूलता नहीं है। तो यहाँ पर 7 देश का नाम देखते हैं। पहला देश है श्रीलंका, यानी बंगाल की खाड़ी के आसपास वाले देश ही बिमस्टेक में शामिल हैं। तो पहला देश है श्रीलंका। बात करें दूसरा कौन सा है, तो ये भारत है। तीसरा ये बांग्लादेश है, तीसरा बांग्लादेश है। चौथा म्यांमार है, व पांचवा थाईलैंड। ये 5 देश जो है स्टार्टिंग में बिमस्टेक में शामिल थे, लेकिन वर्ष 2004 में नेपाल और भूटान के द्वारा कहा गया कि हम ही को क्यों छोड़ रहे, हमको भी इसमें शामिल कर लो। तो 2004 में नेपाल व भूटान इन दोनों को भी बिमस्टेक में शामिल किया। हालांकि वो बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी के से थोड़ा दूर है, लेकिन फिर भी इनको 2004 में बिमस्टेक नामक ऑर्गेनाइजेशन में इनको शामिल कर लिया गया। तो यानी प्रेजेंट टाइम में इसके मेंबर कितने हो गए, वो 7 हो गए हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर बिमस्टेक से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पाए क्वेश्चन में यही इतना पूछता है, और इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, किस घोषणा पत्र के द्वारा की गई थी, हेडक्वार्टर कहाँ पे, कितने मेंबर हैं और कौन कौन से हैं। इसके अलावा कोई भी जो है अदर पॉइंट नहीं पूछा जाता है। तो फ्रेंड अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।